वेलकम बैक टू बॉलीफिक्स। आज की ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम एक एक्सप्लेनेशन ऑन डिमांड की मूवी समरी लेकर आए हैं। 2 घंटे 14 मिनट की इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह से लिखी गई है कि ऑडियंस को हर 10-15 मिनट में एक सस्पेंस से पर्दा उठते हुए दिखाई देता है। ये कहा जाए तो हर 15 मिनट में ये मूवी एक नया ट्विस्ट लेती है। मूवी में काफी सारे टर्न और ट्विस्ट होने के साथ साथ कैरेक्टर्स भी ज्यादा हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। You will enjoy this। तो मूवी प्लॉट के सस्पेंस को बिना रिवील किए शुरू करते हैं थ्रिल और सस्पेंस से भरी इस ट्विस्टेड मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को सड़क पर जाते हुए देखते हैं और तभी पीछे से कोई गाड़ी आकर उसे उड़ा देती है। सीन यहीं कट होता है और आगे हम ग्रीस के समोस आइलैंड का सीन देखते हैं जहां कबीर मल्होत्रा नाम का एक आदमी अपनी असिस्टेंट से किन्हीं 4 लोगों के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि क्या वो लोग आ रहे हैं। इस पर समारा कहती है कि उनकी फ्लाइट लैंड करने ही वाली होगी। यहाँ से कहानी 24 घंटे पहले फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि मुंबई में रहने वाला विक्रम नाम का एक फेमस एक्टर घबराते हुए कुछ सोच रहा था, जिसे देखकर हमें समझ आता है कि कुछ देर पहले ही इसके हाथों अपने मेकअप मैन का खून हो गया और विक्रम उसी की बॉडी को एक सूटकेस में छिपाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो अपने हाथ में मौजूद एनवेलप खोलने लगता है जो कि कबीर मल्होत्रा ने उसके लिए भेजा था। कबीर उसे एक बड़ी फिल्म में कास्ट करने का ऑफर देता है और उसे मिलने के लिए सामोस आइलैंड पर बुलाता है। इसके बाद सीन बैंकॉक थाईलैंड में शिफ्ट होता है जहां रामसे नाम के एक पॉलिटिकल लीडर का इंटरव्यू दिखाया जाता है और जब लाइव इंटरव्यू में उसे पार्टी की फंडिंग को लेकर कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं तो वो सवालों से बचते हुए लाइव इंटरव्यू से ही भाग जाता है और उस इंटरव्यू के टेलीकास्ट होने के बाद राम से अपने ही असिस्टेंट्स पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनकी फंडिंग को लेकर फिर से किसी इंटरव्यू में सवाल पूछे जाए। और ये सब देखकर हम समझ पाते हैं कि राम से किसी गलत तरीके से पैसे कमाता है और वो नहीं चाहता है कि लोगों को उस पर थोड़ा सा भी शक हो। इस पर उसके असिस्टेंट्स कर्मवीर उसे शांत करते हुए कहता है कि उनके शक को दूर करने का रास्ता मैंने निकाल लिया है। ये कहते हुए वो रामसे को भी वैसा ही एक लेटर दिखाता है जैसा लेटर विक्रम को भेजा गया था और उसमें रामसे की पार्टी को सपोर्ट करने की बात लिखकर उसे भी सामोस आइलैंड के लिए इनवाइट किया जाता है। कर्मवीर की बातों से रामसे को पता लगता है कि कबीर मल्होत्रा की नेटवर्थ $16 बिलियन से भी अधिक है। इसके साथ ही उनके कमाए हुए पैसे भी लीगल हैं। इस वक्त उन्हें ऐसे ही अमीर आदमी के सपोर्ट की जरूरत थी ताकि वो मीडिया के सामने आने वाली फंडिंग का सोर्स बता पाए। यहाँ से ये सीन यूके लंदन में शिफ्ट होता है जहाँ टिशा खान नाम की एक जर्नलिस्ट शराब पीकर अपनी गाड़ी ठोक देती है। उसे एक एनवेलप मिलता है और एक स्कैंडल स्टोरी का पर्दाफाश करने के बहाने उसे सामोस आइलैंड पर इनवाइट किया जाता है। ऐसे ही कबीर मल्होत्रा की लिस्ट के आखिरी आदमी नील मनोन जो कि इस्तांबुल में एक नाइट क्लब का मालिक है। नील और उसके दोस्त की बातों से हमें समझ आता है कि अभी इनके ऊपर $20 मिलियन का कर्जा है। उसे भी अपने घर में एक एनवेलप मिलता है जिसमें उसके बिजनेस में काफी सारे पैसे इन्वेस्ट करने की बात लिखी थी। उसमें लिखा था कि अगर तुम्हें ये प्रपोजल ठीक लगे तो इस फ्राइडे सामोस आइलैंड पर चले आओ। यहाँ से ये कहानी प्रेजेंट में आती है और समारा इन चारों का सामोस आइलैंड पर स्वागत करती है। समारा की बातों से इन्हें पता लगता है कि कबीर मल्होत्रा काफी अमीर आदमी है। कुछ महीने पहले ही उन्होंने ये पूरा आइलैंड खरीद लिया। अंदर जाते वक्त ही नील को यहाँ 2 कब्रें दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ हम कबीर को एक कमरे में बैठा हुआ देखते हैं। अपने आप से ही बातें करते हुए वो कहने लगता है कि 3 साल मलिका, 3 साल मैंने इस पल का इंतजार किया है। इसके कुछ देर बाद ही कबीर उन सभी से मिलने के लिए लाइब्रेरी में पहुंचता है जहां वो चारों बड़ी ही बेसब्री से कबीर का इंतजार कर रहे थे। अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद कबीर उन चारों के बारे में बताने लगता है। कबीर कहता है, आप मिस्टर राम से लड़कियों के दलाल, मिस्टर मेनन ड्रग स्मगलर और आप मिस्टर विक्रम कपूर एक खूनी। तभी राम से गुस्से में अपनी जगह से उठकर कबीर पर चिल्लाने लगता है। यहाँ नील मुस्कुराते हुए बीच में बोलता है और मिस्टर रामसे से कहता है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अब शुरू होगी। आगे कबीर एक कहानी सुनाना शुरू करता है और हम तिशा को उसकी डायरी में नोट्स बनाते हुए देखते हैं। ये कहानी 20 साल पहले शुरू हुई थी। एक भोली भाली छोटी बच्ची जो 6 साल की उम्र में ही अनाथ हो गई और सिर्फ 2000 रुपए के लिए उसको थाईलैंड के एक अनाथ आश्रम में बेच दिया गया। दरअसल वो अनाथ आश्रम मिस्टर रामसे का ही था, जिसके बाद उसे जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया गया।
जितने ज्यादा पैसे वो कमाती उतना ही ज्यादा फायदा उसके ओनर यानी कि मिस्टर रामसे को मिलता। मौका मिलते ही वो लड़की वो जगह छोड़कर भाग गई और वो पहुंची एक नए शहर इस्तांबुल में, जहां उसने कुछ महीनों तक मिस्टर नील मेनन के नाइट क्लब में एक डांसर के तौर पर काम किया और बाकी लड़कियों की तरह ही उसे भी ड्रग बेचने पर मजबूर कर दिया गया। इसके कुछ महीनों बाद ही वो इंडिया चली गई, जिस देश में उसका जन्म हुआ था वहीं उसकी मौत होनी थी। और 12 अगस्त 2007 को विक्रम कपूर की गाड़ी से टकराकर वो बुरी तरह से घायल हो गई। उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं, लेकिन विक्रम को डर था कि अगर उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट होने की बात मीडिया के सामने आई तो उसका करियर ना डूब जाए। यही सोचकर उसने जिंदा ही उस लड़की को दफना दिया। तीशा के पूछने पर कबीर बताता है कि वो लड़की माया उसी की बेटी थी। 26 साल पहले मलिका नाम की एक लड़की कबीर की जिंदगी में आई, लेकिन एक दिन ऐसे ही वो उसे छोड़कर उससे काफी दूर निकल गया। और 3 साल पहले ही एक पुराने लेटर की मदद से उसे पता लगा कि मलिका उस वक्त प्रेग्नेंट थी और बाद में उसकी 2 जुड़वा बेटियां हुई। तीशा, जो अब तक बड़ी ही एक्साइटमेंट से इस कहानी को सुन रही थी, वो ये बात जानकर शॉक्ड रह जाती है कि मिस्टर कबीर की दूसरी बेटी और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। आगे कबीर माया की फोटो दिखाते हुए कहता है कि मैं जानता हूं कि इसकी शक्ल तुमसे नहीं मिलती। ऐसा फैटर्नल ट्विंस के केसेस में होता है, जिसमें जुड़वा होने के बाद भी बच्चों का चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलता और लोग कहते हैं कि जुड़वा लोगों की औलाद कभी जुड़वा नहीं होती। ये कहते हुए कबीर पागलों की तरह हंसने लगता है। ये सब जानकर टीशा वहां से उठकर चली जाती है। इसके बाद कबीर गुस्से में बोलते हुए उन्हें बताता है कि पिछले 3 सालों में मैंने तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा किए हैं और जब कल सुबह इंटरनेशनल विजिलेंस स्क्वाड के ऑफिसर्स इस आइलैंड पर आएंगे तो सारे सबूत और एविडेंस उनको दे दिए जाएंगे। तुम सब अब पूरी तरह से खत्म होने वाले हो। ये कहते हुए वो यहाँ से निकल जाता है, लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। इसके बाद कबीर तिशा से मिलने के लिए जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि आखिर क्यों वो उसकी माँ को अकेले छोड़कर चला गया था। लेकिन तिशा उससे कहने लगती है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हो, अपने पैसों से तुम मुझे नहीं खरीद सकते। और उसकी बातें सुनकर मिस्टर कबीर भी वहां से चले जाते हैं। जैसे कि उन चारों के पास इस आइलैंड से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए ये सभी अपनी की हुई गलतियों के बारे में सोचने लगते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। ऐसे ही नील भी माया की कब्र को देखते हुए कुछ सोचने लगता है और यहाँ से एक कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि एक रात जब माया नील के क्लब में अपनी डांस परफॉर्मेंस दे रही थी, तब अचानक से कुछ लोग उसके क्लब पर हमला करते हैं और उनसे बचते हुए कबीर एक फ्रीजर रूम में छिप जाता है। एक गोली लगने की वजह से उसका कंधा घायल हो गया था। यहीं उसे माया भी छिपी हुई दिखाई देती है। सीन यहीं कट होता है और ये कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। कुछ देर बाद नील को स्मोकिंग करता देख समारा उसके पास आती है और उसे समझाते हुए कहने लगती है कि यहाँ स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है। कि तभी उन्हें अंदर से चलने वाली गोली की आवाज सुनाई देती है, जो कि कबीर के ऑफिस रूम से आई थी। और काफी आवाजें देने पर भी जब कबीर रूम का दरवाजा नहीं खोलते तो समारा साइड में लगी विंडो तोड़कर किसी तरह से वो दरवाजा खोल देती है और अंदर जाने पर इन्हें टेबल पर पड़ी मिस्टर कबीर मल्होत्रा की लाश दिखाई देती है, जिसके साइड में पड़े डस्टबिन में आग लगी थी। नील सबसे पहले पानी से उस आग को बुझाता है। लाश देखने पर इन्हें समझ आता है कि मिस्टर मल्होत्रा ने सुसाइड किया है। इसके कुछ देर बाद ही उनके बुलाए गए आईवीएस ऑफिसर्स भी यहाँ पहुंच जाते हैं। आईवीएस ऑफिसर सिया अग्निहोत्री के कहने पर ही इस जगह की इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। बंद पड़े डोर और सभी सबूतों को देखने के बाद उसे समझ आता है कि मिस्टर कबीर ने खुदकुशी की है। कुछ देर बाद कबीर की मेडिकल रिपोर्ट से उन्हें उनके लास्ट स्टेज पैंक्रियास कैंसर के बारे में भी पता लगता है, जिसके बाद सिया का शक यकीन में बदल जाता है। इसके अलावा उनके बुलाए गए 4 लोगों के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिलते, इसलिए उन्हें सभी को बयान लेने के बाद उन्हें यहाँ से भेज दिया जाता है। यहाँ से जाते वक्त विक्रम बाकी सबसे कबीर के पास मौजूद सबूतों की बात करता है। इस पर राम से उसे समझाते हुए कहता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं था, वो सिर्फ हमें फंसाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ ऑफिसर सिया इन सभी पर निगरानी रखने के ऑर्डर्स देती है और उसकी बातों से ही हमें समझ आता है कि सबसे ज्यादा शक उसे नील मेनन पर है। अपने घर पहुंचकर नील फिर से कुछ सोचने लगता है और कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि गोली लगने के बाद नील लड़खड़ाकर जमीन पर ही गिर जाता है। तब माया उसे संभालती है। होश में आने के बाद नील अपने सामने माया को सोया हुआ देखता है। उसे समझ आता है कि इस वक्त वो माया के अपार्टमेंट में है और उसकी वजह से ही उसकी जान बची है। इसके बाद से ही ये दोनों अक्सर मिलने लगते हैं
और जल्द ही ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। यहाँ से ये सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और नील किसी न्यूज चैनल पर चल रहे रामसे के इंटरव्यू को देखता है, जिसमें रामसे बताता है कि उन्होंने हमारी पार्टी को फंडिंग देने का वादा किया था। वो काफी अच्छे इंसान थे। उनकी मौत सिर्फ हमारी पार्टी का ही नहीं बल्कि मेरा भी एक पर्सनल लॉस है। वहीं सिया भी अपनी टीम की मदद से इन चारों पर नजर रखना शुरू करती है। अपने आदमियों की मदद से वो इन चारों की हर एक मोमेंट को कैमरास के जरिए देख पा रही थी। लेकिन कुछ देर बाद नील जॉगिंग करते हुए अचानक से काफी तेज भागने लगता है और काफी दूर तक भागने के बाद जब सिया की टीम के सभी लोग थक जाते हैं तो नील अपनी पार्क की हुई गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। अब नील मेनन उनके सर्विलियंस में नहीं था। ये देखकर सिया को समझ आता है कि उसे पहले से अंदाजा हो चुका था कि हम उस पर नजर रखेंगे। कुछ देर बाद ही सिया के सीनियर को जब उन चारों पर निगरानी रखने की बात पता चलती है तो वो सिया को समझाते हुए कहता है कि हम शक के आधार पर ऐसे ही किसी पर नजर नहीं रख सकते, तुम्हें अभी अपने ऑर्डर वापस लेने होंगे। दूसरी तरफ हम रामसे को आने वाले चुनाव के लिए प्रचार करते हुए देखते हैं। काफी सालों बाद अब उसे लग रहा था कि उसका थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना पूरा होने वाला है। इस दौरान कोई अनजान शख्स उसके ऑफिस में घुस जाता है। शायद वो आदमी यहाँ कुछ ढूंढने के लिए आया था और जैसे ही राम से अपने रूम में पहुंचता है वो अनजान आदमी बड़ी ही सफाई से यहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद ही इस राज से पर्दा उठता है कि वो अनजान आदमी और कोई नहीं बल्कि नील मेनन था, जो कि पास में ही पार्क की हुई एक वैन में आकर बैठ जाता है। सॉफ्टवेयर के जरिए आवाज बदलकर नील रामसे को कॉल करता है और कहने लगता है कि जो सबूत कबीर मल्होत्रा ने तुम्हारे खिलाफ इकट्ठा किए थे वो मेरे पास हैं। इतना सुनते ही रामसे घबराने लगता है और हर बार की तरह ही वो अपने असिस्टेंट्स पर गुस्सा करने लगता है। वो अपने प्रोस्टिट्यूशन के धंधे के बारे में जिक्र करते हुए कहता है कि जल्द से जल्द मुझे वो सबूत चाहिए, अगर ये बात बाहर निकली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसके कुछ मिनट बाद ही रामसे का ये कन्फेशन न्यूज चैनल पर चलने लगता है और अभी भी उसकी लाइव वीडियो चैनल्स पर टेलीकास्ट हो रही थी, जिसे देखकर उन्हें समझ आता है कि किसी ने उनके यहाँ हिडन कैमरास लगाए हैं। दरअसल ये कैमरास नील ने ही यहाँ लगाए थे। ये सब देखकर रामसे को पैनिक अटैक आ जाता है और उसे आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ जाता है। अब तक सिया को भी समझ आ चुका था कि रामसे को फंसाने के पीछे नील का ही हाथ है, इसलिए वो बैंकॉक जाने का सोचती है। लेकिन कुछ देर बाद ही सिया को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पुलिस को विक्रम के मेकअप मैन एल्टन की लाश मिल चुकी है, जिसे किसी होटल के टेरेस पर एक सूटकेस में छिपा कर रखा गया था। जिसके बाद वो बिना टाइम वेस्ट किए मुंबई के लिए निकल जाती है। उसे पूरा विश्वास था कि नील भी उसे वहीं मिलेगा। अब तक विक्रम तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी। उसे पता लगता है कि जल्दी उस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। जिसके बाद वो अपने घर पहुंचकर ड्रिंक करने लगता है, जहां नील पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। विक्रम को देखते ही नील उसे पीटना शुरू करता है। इसी दौरान विक्रम उससे पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो नील उसे बताता है कि मैं माया से प्यार करता था। इसके बाद नील पुलिस को कॉल करके उससे कन्फेस करवाता है कि माया का खून उसी ने किया था। नील के जाने के बाद विक्रम पकड़े जाने के डर से साइड में पड़े कांच के टुकड़े से अपनी नब्ज काट लेता है। सीन यहीं कट हो जाता है और जब तक सिया और उसकी टीम यहाँ पहुंचती है तब तक विक्रम मर चुका था। उसके देखने से सिया को समझ आता है कि इसने भी सुसाइड किया है। उसी रात नील सिया से मिलने के लिए उसके होटल रूम में पहुंचता है। उसे देखते ही सिया उसे गन पॉइंट पर ले लेती है तो नील उसी के फोन से एक नंबर डायल करता है जो कि सिया के ही सीनियर का था। और यहाँ ये रिवील होता है कि नील कोई स्मगलर नहीं बल्कि एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। ये बात सुनकर सिया भी हैरान रह जाती है क्योंकि सिया हाथ धोकर नील के पीछे पड़ी थी, इसलिए ये बात सिया को बतानी जरूरी थी। लेकिन सिया अभी भी इस बात से अनजान थी कि नील माया के लिए इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। आगे नील उसे बताता है कि कबीर मल्होत्रा की मौत एक सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। वो बताता है कि मिस्टर कबीर मेरी ही तरह लेफ्ट हैंडेड थे, जबकि वहां पड़ी गन के हिसाब से उन्होंने अपने राइट हैंड से खुद को शूट किया था। उन्हें समझ आता है कि उनकी बनाई गई विल किसी ने जला दी थी, जिसके बाद कानूनी रूप से अब उनकी पूरी जायदाद पर सिर्फ तिशा का ही हक है। तभी उन्हें पता लगता है कि आज सुबह ही तिशा ने सुसाइड करने की कोशिश की, जिसके बाद सिया तुरंत उसे देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचती है। तिशा के होश में आने के बाद वो बताती है कि मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, मैं तो बस अपने घर पर टीवी देख रही थी और उसी दौरान मैं अनकॉन्शियस हो गई। इसके बाद सिया के कहने पर ही ये खबर मीडिया में फैला दी जाती है कि तिशा अब इस दुनिया में नहीं रही। दूसरी तरफ हम नील को कबीर मल्होत्रा के घर से मिले सामान में से कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करते हुए दिखता है। और जब नील को तिशा पर हुए हमले की बात पता लगती है तब वो ये सोचने लगता है कि तिशा की मौत के बाद कबीर की जायदाद किसे मिलेगी।
रात को रनिंग करते हुए भी नील माया और कबीर मल्होत्रा के केस के बारे में सोचने लगता है। वो देखता है कि फुटबॉल मैच जीतने की खुशी में कुछ बच्चे गली में ही पटाखे फोड़ रहे हैं, जिससे उसके नाक में थोड़ा दर्द होने लगता है। नील को याद आता है कि ऐसा ही दर्द उसे उस वक्त भी हुआ था जब वो कबीर मल्होत्रा की लाश के पास गया था। दरअसल उसे पटाखों में इस्तेमाल किए जाने वाले पाउडर से एक रेयर किस्म की एलर्जी थी। अगले दिन पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंचकर उसे पता लगता है कि तिशा की मौत के बाद कबीर की सारी जायदाद उसके भाई इकबाल चंद मल्होत्रा को मिल जाएगी। इकबाल की गलत आदतों के चलते उसके पिता ने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था। नील को अंदाजा हो चुका था कि कबीर की मौत और तिशा के ऊपर हुए हमले के पीछे इकबाल का हाथ हो सकता है, इसलिए वो लोग इकबाल से मिलने के लिए मुंबई के लिए रवाना होते हैं। और वहां एक वृद्धाश्रम में पहुंचकर उन्हें पता लगता है कि पिछले कुछ महीनों से ही इकबाल काफी बीमार चल रहा है। दरअसल उन्हें लास्ट स्टेज का स्टमक कैंसर है। यहाँ नील को इकबाल मल्होत्रा के परिवार की एक तस्वीर दिखाई देती है। आगे वहां के केयर टेकर बताती है कि पहले तो उनकी बेटी फिर भी इन्हें अक्सर लेटर्स भेजा करती थी, लेकिन पिछले साल ही जनवरी में उसकी बेटी किसी एक्सीडेंट में मारी गई, जिसके बाद से उसके लेटर्स आना भी बंद हो गए। लेकिन नील को यहाँ पिछले साल जून में आया हुआ एक लेटर दिखाई देता है, जिसे नील अपनी कोट की जेब में छिपाकर वहां से निकल जाता है। इकबाल की हालत देखने के बाद सिया को पक्का यकीन हो जाता है कि इकबाल इस सब के पीछे नहीं है, लेकिन नील को अभी भी इस केस में कुछ मिसिंग लग रहा था और वो सिया को लेटर पर लिखी डेट दिखाता है। सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद ये सभी फिर से उसी आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां से इस गेम की शुरुआत हुई थी, जहां समारा आराम से अपनी वाइन पीते हुए म्यूजिक को एंजॉय कर रही थी। नील को पुलिस के साथ यहाँ अचानक देखकर समारा काफी हैरान होती है, तो नील अपनी थ्योरी बताना शुरू करता है। नील बताता है कि तुम्हारा असली नाम नताशा है और तुम कबीर मल्होत्रा के भाई इकबाल चंद की बेटी हो। तुमने 5 साल पहले समारा बनकर कबीर की असिस्टेंट बनकर उनके यहाँ काम करना शुरू किया। वो अच्छे से जानती थी कि कबीर को कैंसर है और उनकी मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी कानूनी रूप से उसके पिता को मिलने वाली थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो कबीर के नजदीक आई थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही जब उसे कबीर की सगी बेटी तिशा के जिंदा होने की बात पता लगी, तो उसने कबीर और तिशा को मारने का प्लान बनाया। आगे नील बताता है कि उस दिन हर रोज की तरह तुम कबीर के कमरे में पहुंची और मौका देखते ही उसकी ही पिस्टल पर साइलेंसर लगाकर तुमने उसे गोली मार दी। इस पर समारा बीच बीच में टोकते हुए कहने लगती है कि तुम शायद ये भूल रहे हो कि जब गोली चली थी उस वक्त मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी। तो नील बताना शुरू करता है। वो कहता है कि यह सच नहीं है। जिस वक्त तुम मेरे साथ थी उस वक्त हमें सिर्फ गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी। दरअसल तुमने डस्टबिन में मस्टर्ड ऑयल छिड़क कर एक फायर क्रैकर की बत्ती में आग लगाई थी और जैसे ही वो फायर क्रैकर फूटा हमें गोली चलने जैसी आवाज सुनाई दी और उस डस्टबिन में भी आग लग गई। और जब समारा उनसे सबूतों के बारे में पूछने लगती है तो नील बताता है कि चाबी के नीचे हिस्से पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स ही तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं। जब हम दरवाजा खटखटा रहे थे तब तुमने सबसे झूठ कहा था कि चाबी दरवाजे के अंदर की साइड लगी है और तुमने साइड में लगे कांच तोड़कर सिर्फ चाबी घुमाने का नाटक किया था। अगर सच में तुमने ऐसा ही किया होता तो तुम्हारी उंगलियों के निशान सिर्फ चाबी के ऊपर के हिस्से पर होते, लेकिन असलियत में तुमने अपने पास मौजूद चाबी को पहले अंदर की साइड लगाया और फिर दरवाजा खोला। ये सब सुनकर समारा घबराने लगती है और जैसे ही सिया उसे अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ती है तभी कोई आदमी सिया पर गोली चलाकर उसे घायल कर देता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि कबीर मल्होत्रा का सगा भाई इकबाल चंद मल्होत्रा था, जिसकी शक्ल हूबहू कबीर मल्होत्रा से मिलती थी। जिसे देखने के बाद हम समझ पाते हैं कि वृद्धाश्रम में जो इंसान इकबाल के नाम से भर्ती था वो कोई और ही था, लेकिन जानबूझकर उसके पास इकबाल का कुछ सामान छोड़ा गया था जिससे पुलिस को यही लगे कि इकबाल तो काफी बीमार है, वो अपने भाई को मारने की कोशिश नहीं कर सकता। और वहां पड़ी जुड़वा बच्चों की तस्वीर देखकर नील तभी समझ चुका था कि यहाँ पड़ा आदमी असली इकबाल नहीं है। इसी दौरान समारा यानी कि नताशा भी सिया की गन छीनकर नील को गन पॉइंट पर ले लेती है। यहाँ नील बड़ी ही फुर्ती से नताशा से गन छीनकर इकबाल को ही शूट कर देता है और सीने में गोली लगने की वजह से इकबाल वहीं मर जाता है। मूवी के एंड में हम नील को माया की कब्र के पास खड़ा हुआ देखते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी भी खत्म होती है।